बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 18 का जो सेकंड टॉपिक है एक्सरेज। एक्सरेज होती क्या है? एक्सरेज जो है वो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा है। एनर्जेटिक एंड पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है ये किसी भी बॉडी के अंदर चली जाती है। एक्चुअल में बॉडी में से, गोश्त में से गुजर जाती है, हड्डियाँ उनको रोक लेती है, जब भी हड्डियों की पिक्चर आ जाती है। ठीक है, एक्सरेज आर हाईली एनर्जेटिक एंड पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ इनकी बहुत शॉर्ट होती है। कितनी होती है वेवलेंथ? 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक। एंगस्ट्रॉम का क्या मतलब है? 10 की पावर माइनस, और अगर इनको 10 की पावर -9 में लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। ठीक है, MCQs के लिए। ये डिस्कवर्ड की थी 1895 में एक साइंटिस्ट है विल्हेल्म रॉन्टगन। बाय इंसिडेंट डिस्कवर हो गई थी, वो एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहा था लेकिन एक्सरेज डिस्कवर हो गई। इसी डिस्कवरी पे इसको नोबेल प्राइज़ मिला 1901 में, जो फिज़िक्स का पहला नोबेल प्राइज़ था। फिज़िक्स का पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में रॉन्टगन साहब को मिला, और उसी वक्त आइंस्टाइन ने फैसला किया था कि मुझे भी नोबेल प्राइज़ एक न एक दिन मैं भी नोबेल प्राइज़ लूँगा। वो लिया फिर उसने, खैर। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर एक दफ़ा दोबारा देख लें, याद है? ये मिटा दो। स्पेक्ट्रम क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का? अगर विजिबल लाइट की बात करें तो एक सिरे पे रेड और एक सिरे पे वॉयलेट है। ये तो विजिबल लाइट है, वो लाइट जो हमें नजर आती है। इससे नीचे क्या? रेड से नीचे इंफ्रा रेड। वॉयलेट के बाद क्या था, याद है? अल्ट्रा वॉयलेट। फिर क्या है? एक्सरेज। फिर क्या है? गामा रेज। ठीक है, आप जैसे जैसे यूं जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि E बराबर है HF। इंफ्रारेड, रेड, वॉयलेट, अल्ट्रा वॉयलेट, एक्सरेज, गामा। तो आप जब राइट साइड में चल रहे हैं, एनर्जी भी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, और एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप लेफ्ट पे चल रहे हैं तो क्या हो रहा है? लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट पे क्या इंक्रीज हो रहा है? तो देखिए एक्सरेज की अगर बात करें, इसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट और गामा के दरमियान होगी। इस तरह इसकी वेवलेंथ भी अल्ट्रा वायलेट और गामा के दरमियान होगी, लेकिन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट से कम है, अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा है, और गामा रेज से कम है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट के बाद आ रहा है, और गामा से वेवलेंथ में उलट है। वेवलेंथ यूँ आ रही है तो बढ़ रही है, तो गामा की वेवलेंथ क्या है? सबसे कम, उसके बाद एक्सरेज की, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट। तो एक्सरेज की वेवलेंथ गामा रेज से क्या हुई? ज़्यादा होगी ना, बढ़ रही है। गामा रेज से ज़्यादा होगी, अल्ट्रा वायलेट से। समझ गए? ये MCQ इस तरह बन सकते हैं ना। ठीक है, तो ये एरोज याद रखिए। इस डायरेक्शन में एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ रही है। ठीक है, अब ये एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं? प्रोड्यूस कैसे होती हैं? जो फिनोमिना है वो तो ये कि आप हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को, और भाई हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को किसी हैवी एटम पे बम्बार करें। हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को किसी हैवी एटम पे बम्बार करें तो वो एटम क्या करता है? एक्सरेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये उतारना, ये जल्दी से उतारो। देखिए मैंने कहा ना, एक लाइन में तो यह है कि एक्सरेज हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, लेकिन उसके लिए अरेंजमेंट फिर करने की ज़रूरत है। इस तरह ये तो एक सेंटेंस है कि मैं एग्ज़ाम में A1 ग्रेड ले आऊँगा,
हम भाई ले आओ, किसने मना किया? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, कोई रूटीन बनानी पड़ेगी, क्लास में सीरियस होके बैठना पड़ेगा। हाँ भाई, खुद को खलीफा नहीं समझना पड़ेगा, खुद को स्टूडेंट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? स्टूडेंट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या? एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्ड ऑन हैवियर एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करें, हाइयर एक्सेलरेशन दें उनको, और उसको हैवी एटम पे। हैवी एटम से क्या मुराद है? एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा हो ना। ठीक है, हैवी एटम नॉर्मली जो होता है वो टंगस्टन या मोलिब्डेनियम होता है। टंगस्टन, मोलिब्डेनियम की स्पेलिंग क्या है यार? मोलिब्डेनियम, पता नहीं, कोई मिस्टेक हो तो आप देख लेना। ठीक है, हैवियर एटम्स है। अब ये तो ठीक है, ये तो प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल को हम कैसे अप्लाई करेंगे? इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए ये अरेंजमेंट है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स पे कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, वैक्यूम चाहिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एयर पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से टकराएगा, वो अपनी स्पीड क्या करेगा? लूज़ कर देगा। तो ये एक ग्लास ट्यूब है, हमने इसको कहा इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ये जो मैंने बनाई है, ये जो बाउंड्री है, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनाई मैंने जल्दी में, बहरहाल रमज़ान में टाइम कम है, आपको समझाना मकसूद है। फ्री ऑफ ऑल मैटर, इसमें मैटर नहीं है, एयर भी नहीं है, वैक्यूम है। अच्छा, फिर ये हमने एक फिलामेंट लिया, जिस तरह कॉइल होती है, पहले ही मैंने कहा था गांव में पानी गर्म करने के लिए, उस तरह की एक तार है। इस तार को एक बैटरी से जोड़ा है, और इस फिलामेंट को फिर कैथोड के अंदर, ये फिलामेंट है कैथोड, अगेन कोई मटेरियल है, कोई मेटल है, उसके अंदर फिलामेंट है, और फिलामेंट को हमने किससे जोड़ा है? बैटरी से। जब इस फिलामेंट में से करंट गुजरेगा तो ये फिलामेंट गर्म होगा, यही मैंने लिखा है। व्हेन ए करंट पासिस थ्रू इट, इट हीट्स अप। और फिलामेंट कैथोड के अंदर है, जब फिलामेंट गर्म होगा तो कैथोड को भी क्या करेगा? गर्म करेगा। कैथोड सी, हीट ऑफ फिलामेंट हीट्स अप कैथोड, एज अ रिजल्ट कैथोड इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिलामेंट की गर्मी कैथोड को गर्म कर देगी, कैथोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा। तो गर्मी से जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन इमिट करती है, इसको कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। इसको क्या कहते हैं? थर्मियोनिक। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी, एक्सरेज में जो कैथोड इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहा है वो कौन सा प्रोसेस है? वो थर्मियोनिक इमिशन है। कौन सा प्रोसेस है? थर्मियोनिक इमिशन है। अच्छा, ये जो लो वोल्टेज हमने फिलामेंट के साथ जोड़ा है, हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे इसकी गर्मी बढ़ जाएगी, इसकी गर्मी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आके टकराएंगे। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो एक्सरेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, ज़्यादा फोटॉन्स निकलेंगे। फोटॉन्स ज़्यादा क्या मतलब है? इंटेंसिटी बढ़ गई। यही तो हमने समझा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, तो लो वोल्टेज क्या कर रहा है? कंट्रोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दस इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। अगर सोचो तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उलट है। एक तरह से ये क्या है? रिवर्स ऑफ। ओ भाई, है या नहीं है? क्या किया था हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम रेडिएशंस डाल रहे थे। रेडिएशंस को मेटल एब्जॉर्ब करके हमें क्या दे रहा था? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या हो रहा है? हम इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं और रेडिएशंस मिल रही हैं, तो उलट है ना। वहाँ रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन, इसलिए इसको कहते हैं कि रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अच्छा, ये उतार लिए, ये सारा उतार लो, फिर ये मैं आगे एनोड का हाई वोल्टेज का भी बता देता हूँ। सेकेंड ईयर वालों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि उनके पेपर नहीं होंगे। वैसे तो मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर की भी वो लेंगे लाजमी, लेकिन अगर कैंसिल करने भी पड़े तो फर्स्ट ईयर के करेंगे। आपके पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देंगे, लेकिन कहेंगे सेकेंड ईयर वाले आओ पेपर देने, सेकेंड ईयर वाले पेपर देने। तो इसलिए यार तैयारी करो भाई, है? क्या करेंगे? तो छीगो वाले को अलग कमरे में बिठा देंगे, सबसे अलग। ठीक है,
ये जो एनोड है हमारा, अभी पहले भी हमने डिस्कस कर लिया, एनोड जो है ये टारगेट मटेरियल है हैवियर एटम्स का, जैसे टंगस्टन या मोलिब्डेनम। जब इलेक्ट्रॉन्स इस पर टकराएंगे तो एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे। एनोड इज टारगेट मटेरियल ऑफ हैवियर एटम्स दैट प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक्स इट्स सरफेस। तो मेनली ये, इससे जब इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं तो एक्सरेज क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ये हाई वोल्टेज क्या कर रहे हैं, देखिए आपने कैथोड को गर्म किया, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकले, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तो अपनी मर्जी है ना। इलेक्ट्रॉन आपको याद है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको फ्री क्यों कहते हैं, आवारा होता है ना, उसकी मर्जी होती है, वो तो इधर भी जा सकता है, वो तो इधर भी जा सकता है, वो तो इधर भी आ सकता है, उसको एनोड पे लेके जाना है। तो एनोड पे उसके लिए एक फोर्स लगानी है। तो एनोड को कहाँ जोड़ा, पॉजिटिव से, कैथोड को खुद कहाँ जोड़ा, नेगेटिव से। तो कैथोड इसको रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद, और एनोड इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक फोर्स मिल गई उसको, नेट फोर्स एनोड की जानिब। और ये वोल्टेज मैंने लिखा है कितना होता है, 25 किलो वोल्ट टू 100 किलो वोल्ट, 25,000 वोल्ट टू 100,000। 100,000 का मतलब है 1 लाख, बहुत हाई वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स के इधर उधर जाने नहीं देता, अपनी जानिब क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये वोल्टेज क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट कर देगा एनोड की जानिब। ठीक है, नॉर्मली इस पर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते। एक्सरेज में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, उन्होंने डाला हुआ है। अब मेन इसका एक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम, एक्सरे स्पेक्ट्रा, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लेज़र प्रिंसिपल। ठीक है, वो क्या, रूबी लेज़र नहीं है कोर्स।